हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 35 रहेगी हमारी, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी। अगर आपको पिछली क्लासें कवर करनी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से भी कर सकते हैं। और ये पिछले पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 2023-24 की यानी एक साल की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे यानी ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। यानी 2024 का पूछ रखा है करंट अफेयर का, और 2023 का भी पूछे तो कौन सा स्थान रहेगा। तो 2024 में कौन सा स्थान है, तो चौथा, पाँचवा, 10वां या 7वां स्थान। तो कौन सा सही रहेगा इसका भारत का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 7वां स्थान। अगर पूछा जाए 2023 में कौन सा स्थान था, तो 8वां स्थान था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। यानी कौन था वो जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो महमूद वली बसली, अल ब्रूनी, सईदी अली रईस या इब्न बतूता। तो कौन था, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अल ब्रूनी था। और ये कब आया था ये पूछा जाए तो 1018-19 ईस्वी में आया था। किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। ये महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है। तो कौन सा है, तीनों को छोड़कर, यानी एक जीवाणु रोग है। तो कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्टीरिया। तो कौन सा सही रहेगा, डिप्टीरिया या छोटी चेचक, खसरा या कंठमाला। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, तो एक जीवाणु रोग, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, डिप्टीरिया कौन सा रोग है, तो जीवाणु रोग है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। यानी एक नहीं है, बाकी सभी सुपर कंप्यूटर हैं। तो कौन सा है, तो इक्का, पीडीए, परम या क्रे 3। तो कौन सा नहीं है पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी पीडीए सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी तीनों सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, जो साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव हैं। तो मृतपोषी, परपोषी, स्वपोषी या संभोगी जीव। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, स्वपोषी जीव कहते हैं उन्हें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। यानी एक स्थल है जो बौद्ध से संबंधित नहीं है, यानी तीर्थ स्थलों से संबंधित नहीं है। तो बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या कुशीनगर। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, ग्वालियर, जो बौद्ध तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। जैसे बोध गया में पूछा जाए तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में पूछा जाए तो उपदेश देना यहीं से शुरू किया था, यानी प्रथम उपदेश कहाँ से दिया गया था, तो सारनाथ से। कुशीनगर पूछा जाए तो महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुड़ियों का त्यौहार बॉम्बे हब्बा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, बॉम्बे हब्बा। तो कर्नाटक में, असम, मध्य प्रदेश या गुजरात में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, गुड़ियों का त्यौहार है ये, तो कौन सा सही रहने वाला है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में। और कब, तो ये दशहरे उत्सव पर मनाया जाता है, दशहरा उत्सव पर मनाया जाता है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
अगला क्वेश्चन दे रखा है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, यानी मेघदूत काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो सत्यनाथ के द्वारा, प्रेमचंद, कालिदास या इलांगो के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, मेघदूत किसकी रचना है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कालिदास की रचना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, यानी एक रोजगार से संबंधित योजना नहीं है दे रखा है। तो कौन सी नहीं है वो बतानी है। तो ऑप्शन दे रखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो कौन सी रोजगार से संबंधित योजना नहीं है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जो किससे संबंधित है, तो ये जन धन दे रखा है, तो पैसे या खाते से संबंधित है। अगर पूछा जाए इसकी घोषणा कब हुई थी और लागू कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर पूछा जाए शुरू कब हुई, तो शुरू 28 अगस्त से हुई थी, 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है दंत क्षय का अर्थ क्या है, यानी क्या अर्थ है दंत क्षय का, तो दांतों का सफ़ेद होना, दांतों की सूजन, दांतों का सड़ना या दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो कौन सा सही रहेगा दंत क्षय से संबंधित, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, दांतों का सड़ना अर्थ होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, यानी किस भाषा से संबंधित है संस्कृत भाषा। तो भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रो एशियाई या द्रविड़ या तिब्बती बर्मन। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित है, या हिंद यूरोपीय भी कहा जा सकता है इसे, हिंद यूरोपीय परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि निम्नलिखित में से किसकी रचना है। रेत की समाधि तो गीतांजलि श्री की है, अमर्त्य सेन, अरविंद आडिगा या अरुंधति रॉय की है। तो किसकी है ये रेत की समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड, तो किसकी है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब का, अगर ये पूछा जाए तो 2022 का मिला हुआ है। किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गीतांजलि श्री की ये रचना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर पूछा जाए 46वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, तो वर्तमान में 50वें हैं। अगर पूछे जाए 51वें कौन बनेंगे, तो वो भी बताएंगे आपसे। अगर आपसे पूछा जाए 49वें कौन हैं, अगर 49वें कौन थे तो ये भी बता सकते हैं। तो 46वें पूछ रखा है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई होंगे, दीपक मिश्रा होंगे, चलमेश्वर होंगे या कुरियन जोसेफ होंगे। तो कौन सा सही रहेगा, तो 46वें ऑप्शन ए सही रहेगा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई होंगे। अगर 49वें पूछे जाए तो उदय उमेश ललित होंगे। उदय उमेश ललित कौन से नंबर के हैं, तो 49वें। और वर्तमान में 50वें कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल कब तक है, 11 नवंबर 2024 तक। उसके बाद कौन बन जाएंगे, 51वें बनेंगे। तो कौन बनेंगे, तो संजीव खन्ना जी बनेंगे, संजीव खन्ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है किस राष्ट्रपति को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, या ज्ञानी जैल सिंह, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर
जाकिर हुसैन को। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये पूछा जाए भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 11वें राष्ट्रपति बने थे। ये भी परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति। और कब बने थे? तो सन 2002 में बने थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। यानी कौन सा जलडमरू मध्य है जो मोरक्को और स्पेन देश को विभाजित करता है? तो बेरिंग है, या इंग्लिश चैनल, या हडसन, या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। तो कौन सा जलडमरू मध्य है जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य छावनी शहर है? यानी तीनों शहर नहीं है, एक में सैन्य छावनी है। तो कौन सा है? तो सूरत, जालंधर, कोटा या उदयपुर। तो कौन सा सही रहेगा? सैन्य छावनी शहर है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जालंधर शहर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परम शून्य ताप का मान क्या होता है? यानी परम शून्य ताप का मान क्या रहेगा? तो -243 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या 127 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा सही रहेगा परम शून्य ताप का मान? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, -273 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? यानी वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? और पहले पूछा जाए आपसे, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन अगर पूछा जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यानी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और पूछा जाए आपसे कौन बनाए गए हैं, पहले ये कहते हैं कितने वर्षों के लिए होता है? तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? आप बताइए। यानी पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 22 नवंबर को किया गया था। अगर सन पूछा जाए तो 1951 में किया गया था। और 16वें यानी वर्तमान जो बनाया गया है वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, पनगड़िया बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 280 सही रहेगा। और कितने वर्षों के लिए होता है गठन? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 5 वर्षों के लिए इसका गठन होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमाशा लोक नृत्य, या आपसे पहले बता देता हूँ कौन से राज्य से, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र का लावणी भी पूछा जाता है। कौन सा? लावणी लोक नृत्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 31 जनवरी 2024 यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 31 जनवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? यानी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? अगर ये पूछा जाए आपसे, भारत की शास्त्रीय भाषाएं की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। और मैथिली है या शामिल नहीं है? तेलुगु, संस्कृत या तमिल। तो कौन सा सही रहेगा इसका जो शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी ऑप्शन ए, मैथिली शास्त्रीय भाषाओं की सूची में नहीं है। और शास्त्रीय भाषा कितनी है भारत में? तो 6 हैं। ये थे हमारी क्लास आज की। आपको कैसे लगी और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आसान क्वेश्चन थे या हार्ड लेवल के? और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर इम्पोर्टेंट क्लास लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।